नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी2 बार्क एनपीसीआईएल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये सीरीज आपकी टॉपिक वाइज है। दोस्तों, हमने इसमें डीसी मोटर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है, जो कि ये 71वें नंबर से हम इन प्रश्नों को करेंगे। अगर आपने इनसे पहले प्रश्नों को नहीं किया है तो वीडियो में जाकर ज़रूर देख लें और वो सारे प्रश्न आप ज़रूर देख लें। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। एक 230 वोल्ट डिस्क धारा यानी डीसी मशीन का आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि पूर्ण लोड आर्मेचर धारा 20 एम्पियर है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जब मशीन मोटर के रूप में कार्य करती है। जब दोस्तों मशीन मोटर के रूप में कार्य करती है तो इसका विद्युत वाहक बल हमें निकालना है। आपका वोल्टेज दिया गया है 220 वोल्ट, प्रतिरोध दिया गया है जो कि आर्मेचर का 0.5 ओम और धारा दी गई है आपका 20 एम्पियर। फार्मूला होता है आपका वोल्टेज बराबर विद्युत वाहक बल प्लस आर्मेचर धारा इंटू आर्मेचर प्रतिरोध। हमें तो निकालना विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल बराबर फार्मूला होता है वोल्टेज माइनस आर्मेचर धारा इंटू आर्मेचर प्रतिरोध। इस फार्मूले पर हमको मान रखना, जैसा को वोल्टेज यानी वी का मान 220 दिया गया है, आर्मेचर धारा का मान 20 दिया गया है और आर्मेचर प्रतिरोध का मान 0.5 दिया गया है। इसे पूरा मान रखकर इसे पूरा हल कर लेंगे तो आपका जो विद्युत वाहक बल आ जाएगा 210 वोल्ट सही उत्तर होगा आपका। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है। एक 440 वोल्ट शंट मोटर में आर्मेचर प्रतिरोध 0.8 ओम के और क्षेत्र प्रतिरोध 200 ओम प्रति विद्युत वाहक बल यानी बैक ईएमएफ का निर्धारण करें। यानी बैक ईएमएफ आपको यहाँ पर निकालना है, जबकि 85% दक्षता पर 7.46 किलोवाट आउटपुट दे रहा हो। आपका पूरा मान दिया गया है, जैसा कि वोल्टेज का मान दिया गया है, प्रतिरोध का मान दिया गया यानी आर्मेचर प्रतिरोध का और प्रतिरोध दिया गया है 200, जो कि आपका प्रतिशत यानी दक्षता दी गई यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर पूरा मान दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं आप। फिर फार्मूला आपका होता है इसमें, जैसा कि दक्षता बराबर फार्मूला होता है आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर। हमें तो दक्षता दी गई है, हमें इनपुट पावर निकालेंगे। जैसे कि इनपुट पावर यहाँ पर निकालेंगे, जो कि यहाँ पर इनपुट पावर ऊपर ले जाएंगे तो दक्षता आपकी नीचे आ जाएगी। ये पूरा मान ऊपर रखा दिया गया था, वही पूरा मान यहाँ पर रख देंगे और इसे हल करेंगे तो आपका यहाँ पर इनपुट पावर आपका आ जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 8776.47 वाट आ जाएगा। फिर P बराबर वी आई फार्मूला होता है यहाँ पर। इसका P का मान तो इतना निकल कर आ जाएगा, P यानी P इनपुट पावर का मान आपका निकल कर आ गया। यहाँ पर इसका मान रख देंगे V का मान 440 दिया था अभी आपने आपको बताया। फिर हमें यहाँ से I का मान निकल कर आ जाएगा। I का मान यहाँ पर आपका आ गया 19.94 एम्पियर। फिर इसके बाद हमें निकालना है धारा का मान लो इतना आ गया। फिर आर्मेचर धारा इंटू संट धारा, यहाँ पर आपकी संट धारा निकल कर आ जाएगी। जैसे कि फार्मूला होता है यहाँ पर संट धारा हमें निकालना है। संट धारा का फार्मूला होता है वोल्टेज अपान संट प्रतिरोध। यहाँ पर वोल्टेज का मान रखेंगे, संट प्रतिरोध का मान रखेंगे, जो कि हमने आपको अभी बताया था। वहाँ पर यहाँ से भाग दे देंगे तो आपका संट धारा निकल कर आ जाएगी। फिर इसके बाद हमें निकालना है आर्मेचर धारा। आर्मेचर धारा निकालने के लिए हमें धारा का मान अभी निकाला, जो कि हम आपको बता दें। यहाँ पर देख सकते हैं धारा का मान निकाल लिया। धारा का मान निकालने के बाद यहाँ पर धारा का मान रखेंगे। फिर संट धारा का मान यहाँ पर निकालिए 2.2 एम्पियर। फिर इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका आर्मेचर धारा निकल कर आ जाएगी 17.46 एम्पियर आपकी धारा निकल कर आ जाएगी। फिर हमें विद्युत वाहक बल निकालना है। विद्युत वाहक बल बराबर वोल्टेज माइनस आर्मेचर धारा इंटू आर्मेचर प्रतिरोध। पूरा मान रखेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका विद्युत वाहक बल 425.8 वोल्ट सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। चलिए
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है इतना बड़ा सवाल तो आप शेयर लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला सवाल आपका दिया गया है, एक शंट जनरेटर 230 वोल्ट और 230 वोल्ट पर 450 एम्पियर प्रदान करता है, तो शंट क्षेत्र और आर्मेचर का प्रतिरोध क्रमशः 500 ओम और 0.03 ओम है। जनरेटर के निर्माण होने वाले विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ की गणना करें। इसमें भी विद्युत वाहक बल आपको निकालना है। जैसे कि हम आपको बता दें, वोल्टेज का मान यहाँ पर दिया गया, आप यहाँ पर एक बार जरूर देख लें। और धारा वो आर्मेचर प्रतिरोध का मान दिया गया, शंट प्रतिरोध का मान दिया गया, लोड धारा दी गई है। फार्मूला होता है शंट धारा बराबर वोल्टेज अपान शंट प्रतिरोध, पूरा मान रखेंगे। जैसे कि वोल्टेज का मान आपका 230 दिया गया है, शंट प्रतिरोध का मान 50 दिए गए, भाग दे देंगे, आपका 4.6 एम्पियर आ जाएगा। फिर इसके बाद हमें आर्मेचर धारा निकालनी है। आर्मेचर धारा निकालने के लिए हम यहाँ पर शंट धारा और यहाँ पर रखेंगे लोड धारा। शंट धारा यहाँ पर हमने निकाल लिया, लोड धारा यहाँ पर देख सकते हैं 450 एम्पियर है, यहाँ पर रख देंगे तो आपका आर्मेचर धारा निकल कर आ जाएगी 445.4 एम्पियर। फिर इसके बाद हमें विद्युत वाहक बल निकालना है। विद्युत वाहक बल निकालने के लिए फार्मूला होता है वोल्टेज प्लस आर्मेचर धारा इंटू आर्मेचर प्रतिरोध। यहाँ पर पूरा मान रख देंगे। जैसे कि वोल्टेज का मान यहाँ पर 230 वोल्ट है और आर्मेचर धारा का मान यहाँ पर हमने अभी निकाला 445.4। अब फिर आर्मेचर प्रतिरोध का मान 0.03, पूरा मान रख के यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। आपका यहाँ पर उत्तर निकल कर आ जाएगा 243.35 वोल्ट सही उत्तर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका सही उत्तर होगा। चलिए, एक मोटर के घूर्णन की दिशा डेड डैश द्वारा निर्धारित की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर, ये इसका सही उत्तर है। एक मोटर की घूर्णन की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर निर्धारित की जाती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा अंगुली आपस में समकोण बनाती है, जिससे तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा धारा तथा अंगूठा चालक पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न, एक डीसी शंट मोटर को शुरू करने के लिए डेड डैश प्रकार का स्टार्टर इस्तेमाल किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग हम करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। डीसी शंट मोटर को शुरू करने के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल किया जाता है। स्टार्टर में शुरुआती धारा के मान को नियंत्रित करके सुरक्षित मान तक प्रचलित करने के लिए प्रयोग की जाती है। नोट में आपका दिया गया है, डीसी शंट मोटर को स्टार्ट करने के लिए 3 पॉइंट तथा 4 पॉइंट स्टार्टर, दोनों प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग हम कर सकते हैं। और डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग हम करते हैं। अगला प्रश्न, डेड डैश को कम करने के लिए आर्मेचर कोर पर परत चढ़ाई जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भावर धारा हानि को कम करने के लिए इसमें परत चढ़ाई जाती है। चलिए, भावर धारा हानि को कम करने के लिए आर्मेचर कोर पर परत चढ़ाई जाती है। फार्मूला आप देख सकते हैं, डीसी मोटर में पश्च ईएमएफ यानी बैक ईएमएफ के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आप सभी को पता होगा, जो कि समांतर पथों की संख्या, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, डीसी मोटर में पश्च ईएमएफ समांतर पथों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जो कि बैक ईएमएफ प्रोपोर्शनल 1/a, जो कि दिया गया है, ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न, टार्क निम्नलिखित में किसके अनुपातिक होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, फ्लक्स एवं आर्मेचर धारा के अनुपातिक होता है। अनुपातिक होता है आपका फ्लक्स और आर्मेचर धारा के। माना कि न्यूटन मीटर में एक मोटर के द्वारा उत्पन्न टार्क और आरपीएम में आर्मेचर की गति है, तो आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति टार्क 2πn वाट होगा। फिर यहाँ पर टार्क का मान देख सकते हैं निकाल लिया गया। मान लो टार्क का मान यहाँ पर निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद देख सकते हैं आप। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, बैक ईएमएफ विरोध करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आरोपित ईएमएफ का विरोध करता है, ये इसका सही उत्तर है। जब डीसी मोटर आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो चालक चुंबकीय बल रेखाओं को काटते हैं।
फैराडे के नियमानुसार उनमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। यह बैक ईएमएफ कहलाता है। लेंज के नियमानुसार उत्पन्न ईएमएफ की दिशा आरोपित वोल्टेज के विपरीत होती है। मोटर को दी गई वोल्टेज को आर्मेचर में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप व बैक ईएमएफ को पूरा करना पड़ता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डीसी मोटर के चालकों के घूमने की दिशा निर्धारित की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ये इसका सही उत्तर है। डीसी मोटर के चालकों को घूमने की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। इस नियम के अनुसार बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्य अंगुली धारा या ईएमएफ की दिशा में हो तो अंगूठा चालक के घूमने की दिशा को बताएगा। इनमें से क्या एक किसी डीसी मोटर के आउटपुट हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बला, घूर्ण एवं गति, ये इसके आउटपुट हैं। डीसी मोटर के आउटपुट बला, घूर्ण एवं गति होती है, जो कि n प्रोपोर्शनल 1/5 यानी फ्लक्स मोटर की गति के फ्लक्स के विलोमानुपाती होता है। बैक ईएमएफ आर्मेचर की गति निर्भर है। अतः जब n की मात्रा अधिक होती है तो बैक ईएमएफ यानी ईबी भी अधिक होगा, जिस कारण से आर्मेचर धारा कम हो जाती है तथा यदि मोटर की गति घटती है तो आर्मेचर की धारा बढ़ जाती है, साथ ही टार्क भी बढ़ जाता है। एक शंट मोटर 440 वोल्ट की 120 एम्पियर की आर्मेचर धारा लेती है तो आर्मेचर प्रतिरोध 0.3 ओम है और मोटर की गति 800 आरपीएम है तो प्रारंभिक अवस्था के सापेक्ष यदि चुंबकीय फ्लक्स 80% घटा दिया जाए और आर्मेचर धारा 150 एम्पियर, तब टार्क में बिना किसी परिवर्तन के गति की गणना करें। चलिए, जैसा कि आपका वोल्टेज दिया गया है, धारा दी गई है, आर्मेचर प्रतिरोध दिया गया है, गति दी गई है और इसे 80% घटा दिया गया है। इसका पूरा मान यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा मान दिया गया, आपका फार्मूला होता है बैक ईएमएफ बराबर 5ZNP/60A। फिर हमें यहाँ पर बैक ईएमएफ फर्स्ट और बैक ईएमएफ सेकंड के अंतर्गत फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर 5ZNP/60A यहाँ पर देख सकते हैं। 5ZNP यहाँ पर पूरा मान रखेंगे, जो कि 60 से 60 कट जाएगा। यहाँ पर P से P कट जाएगा, फिर Z से Z कट जाएगा, फिर आपका यहाँ पर बचेगा जो कि 5N1/0.8 5N2। यहाँ पर जैसे कि बैक ईएमएफ का एक और फार्मूला होता है वोल्टेज माइनस आर्मेचर धारा इंटू आर्मेचर प्रतिरोध अपान में वोल्टेज माइनस आर्मेचर प्रतिरोध सेकंड इंटू आर्मेचर धारा सेकंड इंटू आर्मेचर प्रतिरोध। यहाँ पर पूरा मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका N2 का मान यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, जो कि 977.7 आरपीएम सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। टैपित क्षेत्र नियंत्रण विधि में सीरीज क्षेत्र वर्तनों को कम करने के लिए फ्लक्स भी कम हो जाता है, जिससे कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गति में वृद्धि होती है, ये इसका सही उत्तर है। टैपित क्षेत्र नियंत्रण विधि में सीरीज क्षेत्र टर्न की संख्या कम करने के लिए फ्लक्स का मान भी कम हो जाता है, जिससे कि मोटर की गति बढ़ती है, क्योंकि मोटर की गति फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। n प्रोपोर्शनल 1/फ्लक्स जो कि दिया गया है। क्षेत्र नियंत्रण विधि में आधार गति से ऊपर की गति ही नियंत्रित की जा सकती है। डीसी शंट मोटर के 3 पॉइंट स्टार्टर में निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबक होता है जिससे कि फील्ड करंट द्वारा चुंबकीय मैग्नेटाइज किया जाता है? राइट आंसर नो वोल्ट कुंडल यानी क्वाइल इसका सही उत्तर है। नो वोल्ट क्वाइल राइट आंसर है। अगले प्रश्न जाने से पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। इसकी व्याख्या देखते हैं। डीसी शंट मोटर के 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कुंडली यानी क्वाइल भाग में विद्युत चुंबक होता है, जिससे कि क्षेत्र द्वारा चुंबकीय मैग्नेटाइज किया जाता है। सीरीज मोटरों का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भारोत्तोलन यंत्रों यानी क्रेन में करते हैं इसका प्रयोग।
सीरीज मोटर का उपयोग भारोत्तोलन यंत्र, वैद्युत संकर्षण, ट्राम, मार्ग, लिफ्ट इत्यादि में किया जाता है। जहाँ पर उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण की आवश्यकता होती है वहाँ पर सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है। इसका सीरीज फील्ड मोटे विद्युत रोधी तार के कम टर्न का बना होता है तथा यह आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। आटा चक्कियों में इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। पानी के पंप में डीसी शंट मोटर का प्रयोग किया जाता है और ड्रिलिंग मशीनों में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग हम करते हैं। मोटर जिसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग शंट फील्ड वाइंडिंग के कारण उत्पन्न हुई फील्ड की सहायता के लिए जुड़ी होती है उसे डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी संचयी यौगिक मोटर कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। वह मोटर जिसमें फील्ड वाइंडिंग शंट फील्ड वाइंडिंग के कारण उत्पन्न फील्ड की सहायता के लिए जुड़ी होती है उसे संचयी यौगिक मोटर कहा जाता है। इसमें हम देखते हैं इसमें सीरीज तथा शंट फील्ड में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। इसका प्रयोग बेलन मिल तथा भारी मशीन टूल में किया जाता है। अगला पॉइंट है विभेदी यौगिक मोटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग शंट फील्ड वाइंडिंग का विरोध करती है क्योंकि इसमें शंट एवं सीरीज फील्ड में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। 3 पॉइंट हैंड स्टार्टर में प्रयुक्त कॉइल कुंडली का प्रकार जिसमें एक विद्युत चुंबक लाइन और हैंडल से जुड़ा होता है जिसमें कॉइल में तांबे की मोटी तार के कुछ मोड़ होते हैं उसे डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ओवरलोड कॉइल कहते हैं, ये इसका राइट आंसर है। 3 पॉइंट स्टार्टर में ओवरलोड कॉइल जिसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है और विद्युत लाइन और हैंडल के सीरीज में जुड़ा होता है जिसमें कॉपर के मोटे तार के कम टर्न होते हैं। यदि मोटर ओवरलोड हो जाए तो ओएलसी यानी ओवरलोड कॉइल में करंट आपस में जुड़ जाते हैं तथा एनवीसी के संपर्क में रहते हैं जिससे एनवीसी अचुंबकित हो जाती है और हैंडल ऑफ हो जाता है। अगला प्रश्न डीसी शंट मोटर में नो लोड से फुल लोड तक हालांकि शुरुआत में आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप और प्रेरित विद्युत धारा पश्च विद्युत वाहक बल के कारण गति में थोड़ी कमी आती है, अतः अंत में गति क्या होगी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि स्थिर रहती है, ये इसका सही उत्तर है। डीसी शंट मोटर स्थिर गति की मोटर होती है। इस प्रकार डीसी शंट मोटर जो होती है वो स्थिर गति की होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शून्य भार से पूर्ण भार तक मोटर की गति बहुत कम बदलती है। फार्मूला देख सकते हैं। शंट मोटर में वोल्टेज आर्मेचर प्रतिरोध और K1 और फ्लक्स स्थिर मान के हैं, केवल आर्मेचर धारा का मान बदलता है। यहाँ पर देख सकते हैं आर्मेचर धारा का मान बदलता है। शून्य भार पर आर्मेचर धारा का मान कम होता है जो अधिकतम गति उत्पन्न करता है। पूर्ण भार पर आर्मेचर धारा इंटू आर्मेचर प्रतिरोध वोल्टेज के मान का प्रायः लगभग 5% होता है। परिणाम स्वरूप पूर्ण भार पर गति 95% तक होती है। सीरीज मोटर की गति पश्च विद्युत वाहक बल के साथ सीधे समानुपातिक और डेड डैश होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी फ्लक्स के साथ व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये इसका सही उत्तर है। सीरीज मोटर की गति देख सकते हैं प्रोपोर्शनल विद्युत वाहक बल अपान फ्लक्स, यहाँ पर गति होती है फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती। अगला निम्नलिखित में से कौन सी डीसी मोटर के कम आरंभिक टार्क और स्थिर गति होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर यानी अंतः परिसर मोटर, ये इसका सही उत्तर है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कम तथा गति स्थिर होती है। इस मोटर में सीरीज फील्ड फ्लक्स शंट फील्ड फ्लक्स का विरोधी होता है। कनेक्शनों के आधार पर डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर दो प्रकार की होती है, लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होती हैं। डीसी मोटर में बल आघूर्ण फ्लक्स तथा धारा के डेड डैश के मान के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। चुंबकीय संतृप्ति बिंदु के समानुपाती होते हैं, ये इसका सही उत्तर है। इसका फैक्ट देखते हैं, जैसे कि डीसी मोटर में बल आघूर्ण फ्लक्स तथा धारा के चुंबकीय संतृप्ति बिंदु मान के गुणनफल के समानुपाती होता है।
बल आघूर्ण प्रोपोर्शनल फ्लक्स इंटू आर्मेचर धारा होते हैं। इसका जो कि देख सकते हैं यहाँ पर इसका पूरा मान दिया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सीरीज मोटर में फ्लक्स आर्मेचर धारा के सीधे अनुपातिक होती है। शंट में फ्लक्स कांस्टेंट होता है जो कि इसके सैचुरेशन में, जैसा कि यहाँ पर इसमें ज़रूरत होती है। डीसी मोटर में गति पर नियंत्रण डैश डैश द्वारा या आर्मेचर प्रतिरोध का परिवर्तन न करके उपयोग किए गए वोल्टेज को बदलकर प्राप्त किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्रयुक्त वोल्टेज में बदलाव, ये इसका राइट आंसर है। डीसी मोटर में गति नियंत्रण प्रयुक्त वोल्टेज में बदलाव करके क्षेत्र या आर्मेचर प्रतिरोध का परिवर्तन किए बिना वोल्टेज को बदल कर प्राप्त किया जाता है। फार्मूला तो हमने आपको कई बार बताया है। शंट जनरेटर को निम्नलिखित विकल्पों में से किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमोबाइल में प्रयोग करते हैं, ये इसका राइट आंसर है। शंट जनरेटर में फ्लक्स का मान लगभग स्थिर होता है, इसलिए शंट जनरेटर का प्रयोग स्थिर वोल्टेज वाले स्थानों के लिए उपयुक्त होता है, जैसा कि ऑटोमोबाइल, बैटरी आवेशन आदि में इसका प्रयोग हम करते हैं। फार्मूला आप देख लीजिए। अगला प्रश्न, वह मोटर जिसमें फील्ड सीरीज वाइंडिंग द्वारा शंट फील्ड वाइंडिंग का विरोध करता है डैश डैश कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, डिफरेंशियल मोटर कहलाती है, ये इसका सही उत्तर है। अवकल कंपाउंड मोटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स शंट फील्ड वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स का विरोध करता है, जिसके कारण इसमें कुल फ्लक्स का मान कम हो जाता है और इसी कारण से इसमें प्रारंभिक बल आघूर्ण का मान भी कम हो जाता है। चलिए, आज से इतने ही प्रश्न जो कि हमने इन प्रश्नों को कंप्लीट किया है। अगर आप इसी तरह के प्रश्नों की श्रृंखला पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर पूरी वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आपका पूरा कंसेप्ट ज़रूर क्लियर हो सके। चलिए, आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।